विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई भैया का नाम सती और योगी से है। उत्तराखंड पुलिस में है जो कि भोले बाबा की खबर लाते हुए भोले को गाली दे रहा था। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मुठभेड़ होने से एक पक्ष की महिला की हुई मौके पर मौत और एक हुई काफी घायल। लगभग 11 o'clock ग्राम केशवपुर गुरेला में गांव के पश्चिम खलिहान के पास ग्राम केशवपुर गुरेला निवासी बबलू सिंह और जलील खान के साथ जमीनी विवाद को लेकर आपस में हुआ झगड़ा, जिसमें जलील खान के यहाँ महिला मेहमान निमंत्रण में आई थी, जिसके द्वारा बीच बचाव करते हुए मौके ही एक महिला मौत का शिकार हो गई। मृतक महिला का नाम मंतून निशा पति कासिम निवासी केशवपुर गुरेला की रहने वाली है। आपको बता दें, कुछ महीने पहले ग्राम केशवपुर गुरेला में जो भी चकबंदी की जमीन के अलावा खलिहान अवैध रूप से जलील पुत्र मजीद कब्जा कर रखा है, उसका प्रार्थना पत्र बबलू सिंह के द्वारा दिया गया था, जिसकी दुश्मनी जलील पुत्र मजीद मानता था। चकबंदी में 3 बीघा जमीन पर जलील पुत्र मजीद खां व बबलू सिंह का मुकदमा भी आपस में चल रहा है। उसे 3 बीघा जमीन के संबंध में आपस में दो पक्षों में मुठभेड़ हो गई। उसी बीच बराव करते हुए एक महिला की मौत हो गई और जलील घायल हो गया। उधर दूसरे पक्ष बबलू सिंह घायल होकर अस्पताल चले गए, जिनका मेडिकल खीरी थाना के द्वारा कराया जा रहा है और दूसरे पक्ष की महिला की लाश का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घटना की उचित जांच करके कार्यवाही की जाएगी। बाड़मेर की जनता से मेरा वादा था, मेरा एक सपना था, जिसके लिए मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि बाड़मेर में एक एयरपोर्ट बने, और वो सपना अब पूर्ण होने जा रहा है। इसके लिए मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बजट के मध्य में ये तोहफा देना बाड़मेर की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इससे आने वाले कल में बाड़मेर के विकास को पंख लगेंगे और चौमुखी विकास होगा। मेरे जो प्रवासी भाई हैं उनको आने जाने में सुविधा होगी, और साथ ही देश के सैनिकों को भी इसका लाभ मिलेगा और आम जन को इस एयरपोर्ट से लाभ मिलेगा। बाड़मेर के विकास के अंदर जैसा कि यहाँ पर आने वाले कल में उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और टूरिज्म के क्षेत्र में भी इसका लाभ मिलेगा और युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। इस दृष्टि से ये एयरपोर्ट बाड़मेर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं नागरिक उड्डयन मंत्री जी को और देश के रक्षा मंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही इस तोहफे के लिए बाड़मेर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चरण में, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जौनपुर और वाराणसी से जुड़ गए हैं। तामिर हसन हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हैं, सत्येंद्र कुमार वाराणसी से। तामिर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कल जो 7वें चरण का चुनाव होने वाला है, जरा बताएं कि जौनपुर में किस तरह से तैयारियां जो है विभाग की ओर से की गई हैं, आयोग की ओर से की गई है, और किस तरीके से कल के इस चरण को देखा जाए। जी, आपको बता दें कि जौनपुर जिला प्रशासन जो है
मुस्तैदी से तैयारी कर चुका है। पैरा मिलिट्री फोर्स है, उसके हाथ में कमान दी गई है। यहाँ पे जितने भी 9 विधानसभा है, जौनपुर सदर विधानसभा को लेके 9 विधानसभा है, यहाँ पे कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 2 विधानसभा ऐसी है जहाँ पे कांटे की टक्कर बताई जा रही है। खासतौर से मल्ली विधानसभा की बात करें, मल्ली की सीट खास सीट है, वहाँ पे कुछ ज्यादा उपद्रवी भी है, क्योंकि वहाँ से बाहुबली धनंजय सिंह है, वहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाई गई है, वहाँ का ज्यादा वो है। तामिर, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ जो सीट्स हैं, कुछ क्षेत्र यहाँ पर अति संवेदन श्रेणी में रखे गए हैं, अति संवेदनशील श्रेणी में, तो ये बताएं कि जो कल चुनाव होने वाला है, कितने क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्रों में रखे गए हैं, वहां पर फोर्स किस तरह की लगाई गई है? पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कायनात जी बता दें आपको कि सबसे ज्यादा मल्हनी विधानसभा की बात करते हैं, वहाँ पे कुछ ज्यादा अति संवेदनशील बताया गया है। और शाहगंज में भी अभी कल रात में एक उपद्रव हुआ है, समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी के प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से, कल रात में उनसे भी हुआ है। वहाँ पे अति संवेदनशील चीज बताई जा रही है, वहाँ पे भी पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की गई। जो ये आपसी भिड़ंत हुई, गतिरोध हुआ, आखिर इसके पीछे का कारण क्या निकल के सामने आ रहा है और क्या कुछ कार्रवाई इसमें अभी तक की गई है? ये मुकदमा लिखा जा चुका है। बता दें आपको कि ये शराब बांटने का बात चल रही है कि ललई यादव के समर्थक थे और वहां पे जो है रमेश सिंह के होटल पे चल गए। चलने के बाद वहां पे उनके साथ गाली गलौज किया, प्रत्याशी के साथ, प्रत्याशी के समर्थक के साथ। तामिर, किस पार्टी के उम्मीदवार पर इस तरीके के आरोप लगे हैं? बेहद गंभीर आरोप है कि शराब बांटने का आरोप किसी ने लगाया है, और किसकी तरफ से ये आरोप लगाए गए? ये आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन प्रत्याशी हैं रमेश सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है ललई यादव के ऊपर लगाया है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक के ऊपर लगाया है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, नतीजों की 2017 के, तो नतीजे किस प्रकार से रहे थे? इस बार आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो कौन सी पार्टी के उम्मीदवार जो है कड़ा मुकाबला देते दिखाई दे रहे हैं इस बार? देखिए, सदर विधानसभा की बात करें तो सदर विधानसभा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान ज्यादा है, 1,25,000 के लगभग मुसलमान है। आज आपने पत्रकार वार्ता बुलाया का क्या उद्देश्य है? आप लोगों के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग विवाद के उसमें बहुत घिरे हैं। हमारे घर पे जो है सपा प्रत्याशी एकाएक 2017 में भी चढ़ आए थे घर पे। 2 लोगों को पकड़ ले गए थे, अपने घर में मारे पीटे, जिसमें एक की 1-1.5 महीने बाद मृत्यु हो गई थी। इस बार जो है 26 तारीख को सपा प्रत्याशी व उनके गुर्गे काफ़ी दल बल के साथ चढ़ आए, घर में घुस गए, तोड़ फोड़ किए, महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किए और मुझे ढूंढ रहे थे जान से मार डालने के लिए। तब तक हम पहुंच गए, बाहर थे। पहुंचने के बाद हमारे ऊपर भी वार किए और हमारा परिवार किसी तरह से हमको जो है बचा पाया। उसी में एक गुड्डू वर्मा चमरी का निवासी है जो आया था मिलने, उसको लाद ले गए अपने घर में, कमरे में बंद करके काफ़ी मारे पीटे और चैन, अंगूठी, 13,000 कुछ रुपए, मोबाइल सब छीन लिए। और अभी हमको इन लोगों से, सपा प्रत्याशी से खतरा है। हमारे खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके लोगों द्वारा फर्जी तरह से जो है हरिजन एक्ट का मुकदमा तैयार करवाने के लिए डॉक्टरी करवा रहे हैं। कर्नलगंज डॉक्टर जो है उनसे पूर्णतया से मिला हुआ है, जैसा चाहते हैं वैसी डॉक्टरी वो करता है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं प्रशासन से कि न्याय मिले हमें। को मिटाया जा रहा है, यहाँ हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे विद्युत विभाग द्वारा
ग्राम ढिमलौनी की विद्युत आपूर्ति ठप कर दी गई है। इसके बाद 3 दिन से विद्युत आपूर्ति न होने के कारण और विद्युत विभाग द्वारा बार बार आश्वासन देने के बाद भी बिजली की सप्लाई चालू न करने पर आज ग्रामीणों का सब्र बांध टूट गया और देखते ही देखते ग्रामीणों ने झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर गरोठा चौराहे को दोनों तरफ से चक्का जाम कर दिया और विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू करने की मांग पर अड़े रहे। तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली प्रभारी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर आश्वासन देने के बाद चक्का जाम खुलवाया। मैं ये कहना चाहता हूं सर आपसे कि मीडिया के माध्यम से आज 4 दिन हो गए हमारे पे लाइट आते हुए नहीं, और जब उनसे बात की तो बोले शाम को आ जाएगी। 3 दिन बिल्कुल लाइट नहीं आई। बच्चे छोटे से हैं और पानी की भी खाने पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। अब उनसे बात की तो रेंजर साहब भी आए और आपके एक्सीएन साहब ने आपकी बात नहीं की, बोले शाम को चालू हो जाएगी लाइट। लेकिन फिर पूरी लाइन हमारी यहाँ पे 3 दिन से तो हमारा आगमन बंद है, मतलब निकलने के लिए रास्ता जो होती है लिप्टस के पेड़े जो डले थे बीच रोड पे डाल दिए उन्होंने, बोले नहीं आप नहीं निकलेंगे। अब आज भी उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई और लाइट के लिए सर 3 दिन हो गए, क्या करें आप बता। सर एक्सीएन साहब हमारा फोन नहीं उठा रहे, एसडीओ साहब फोन नहीं उठा रहे, हमारे ग्राम प्रधान जी चंद्रमान अखबार जी भी साथ में है और पूरा हमारा मोहल्ला साथ में है। अब सर आप बताएं क्या किया जाए। इसलिए लगाएं क्योंकि साहब हमारे यहाँ से 3 दिन की जनता सो नहीं पा रही। ये इनकी मनमानी, पेड़ काट रहे हैं, हरे पेड़ काट रहे हैं, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे और रात में भी लाइट काट रहे, दिन में भी लाइट काट रहे। और हमारे यहाँ गरोठा चौराहे पे इतना अतिक्रमण है कि हम प्रशासन को ढिमलौनी का कई बार विज्ञापन दे चुके, कोई सुनाई नहीं है, प्रशासन मौन है। जबकि इतना दमंगई है कि आज 3 दिन से लाइट नहीं आ रही, सब लोग मौन है। दमंगई है प्रशासन वालों की। हाँ जाम लगाए, हाँ जाम लगाए। जब तक हमारी इस समस्या का निदान नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। वाराणसी में 7 मार्च को मतदान होना है और 7 मार्च के मतदान के बाद वाराणसी के लोग अपना विधायक जो भी चुनेंगे वो विधानसभा पहुंचेंगे। मेरी सभी जनपद वासियों से ये अपील है कि 7 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। वाराणसी का पोलिंग प्रतिशत बहुत कम रहता है और वाराणसी की छवि के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। वाराणसी में इतना बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग रहता है और सांस्कृतिक राजधानी होने की वजह से पूरे देश की अपेक्षाएं हैं कि वाराणसी का पोलिंग इतना हो जो सबके लिए उदाहरण बन सके, लेकिन समाओ हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं और वाराणसी के 60% लोग ही खाली मतदान करते हैं। जो बचे हुए 40% लोग हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस मतदान में बढ़ चढ़कर हम लोग प्रतिभाग करें, ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें और कोशिश करें कि 90% से ज्यादा पोलिंग वाराणसी में हो ताकि अच्छे से अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के विधानसभा में जा सकें और आपके विकास का ध्यान दे सकें। धन्यवाद।